बताइएगा। तो पहला क्वेश्चन है कि जो एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? सही है। एक ही पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को ससंजक बल कहते हैं। बताइएगा ठोस में जो ससंजक बल का मान क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, ठोस में ससंजक बल का जो मान होगा अधिक होगा, जबकि गैस में नगण्य होगा। अगला क्वेश्चन है कि दो भिन्न पदार्थ के अणुओं के मध्य लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहते हैं? ये आसंजक बल होगा। ठीक है, इसको आसंजक बल कहते हैं। बताइएगा तो ये किस बल के कारण जो है ना, मतलब वस्तु जो है एक दूसरे से चिपकती है? यही आसंजक बल के कारण। ठीक है, आसंजक बल के कारण ही एक वस्तु दूसरे वस्तु से चिपकती है। बताइएगा तो पृष्ठ तनाव का ऐसा ही मात्रक बताइएगा। हाँ बताएंगे, न्यूटन प्रति मीटर होगा। ठीक है, न्यूटन प्रति मीटर कहिए, या अगर ये ऑप्शन में ना रहे तो जूल प्रति मीटर स्क्वायर। ठीक है, तब हो जाएगा जूल प्रति मीटर स्क्वायर हो जाएगा। पृष्ठ तनाव T बराबर F/L होता है। बताइएगा तो द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा। ठीक है, अगर द्रव का ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या होगा? घट जाएगा, कम जाता है, घट जाता है। और यह क्रांतिक ताप पर इसका मान जो होगा शून्य हो जाएगा। हाँ। बताइए तो घुलनशील नमक मिलाने पर जल का पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव? बढ़ जाएगा। सही है, ये बढ़ जाएगा। बताइएगा तो अकार्बनिक ठोस मिश्रण को किस विधि द्वारा मतलब अलग किया जाता है? अकार्बनिक ठोस मिश्रण को किस ये अकार्बनिक ठोस मिश्रण को रवाकरण होगा, क्रिस्टलाइजेशन मेथड द्वारा अलग किया जाता है। जैसे में हो गया, जैसे शर्करा और नमक के मिश्रण को मतलब रवाकरण विधि द्वारा आप अलग कर सकते हैं। बताया गया था जब दो द्रवों के क्वथनांक में अंतर जो है अधिक होता है, उसको किस विधि के द्वारा पृथक कर सकते हैं? ये अधिक होता है, इसको आसवन विधि के द्वारा। ठीक है, इसको आसवन विधि द्वारा हम लोग पृथक कर सकते हैं। बताया गया था आसवन विधि का जो प्रथम भाग क्या कहलाता है? आसवन विधि का प्रथम भाग ई वाष्पीकरण होगा। ठीक है, दूसरा भाग संघनन होगा। सही है। आसवन विधि का जो प्रथम भाग होता है उसको वाष्पीकरण कहते हैं, जबकि दूसरे भाग को संघनन कहते हैं। बताया गया था ये जब दो द्रव के क्वथनांक में अंतर बहुत कम होता है तो उसको क्या कहते हैं? इसको प्रभाजी आसवन विधि के द्वारा किया जाता है, मतलब अलग किया जाता है। या प्रभाजी आसवन बोलिए या आंशिक आसवन विधि द्वारा। जैसे इसी विधि मतलब इस विधि के द्वारा जैसे खनिज तेल या कच्चे तेल में से शुद्ध डीजल हो गया आपका, पेट्रोल, मिट्टी तेल, कोलसार आदि इसी विधि के द्वारा अलग किया जाता है। बताया था कपूर हो गया आपका, नेफ्थालीन हो गया और अमोनियम क्लोराइड को किस विधि द्वारा अलग किया जा सकता है? ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा। सही है, ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा इसको अलग किया जा सकता है। बताइएगा पित्त जो है, पित्त ये पीले रंग का क्षारीय द्रव है, इसका पीएच मान बताइएगा। 7.7। ठीक है, इसका पीएच मान 7.7 हो जाएगा। बताइएगा तो ये पित्त में मतलब जल की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 90%। 85%। ठीक है, पित्त वर्णक की मात्रा बताइएगा। 12%। ठीक है, पित्त में जल की मात्रा 85% और पित्त वर्णक की मात्रा जो होता है आपको 12% होता है। बताइए खाद्य पदार्थों को सुरक्षित रखने के लिए सोडियम बेंजोएट का प्रयोग किया जाता है। बताएगा सोडियम बेंजोएट का सूत्र बताएगा। बताएंगे, इसका है C6H5COONA। सही है, C6H5COONA इसका सूत्र हो जाएगा। बताएगा तख्ते ताउस अर्थात मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? ये मोहम्मद शाह। ठीक है, मोहम्मद शाह था। और इसका रंगीला बादशाह, इसी को मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। और इसका शासनकाल जो था 1719 से 1748 तक था। और इसी के काल में 1739 में नादिर शाह का आक्रमण हुआ था और वो क्या किया था, वो तख्ते ताउस और मयूर सिंहासन को लूट के ले गया था। बताइएगा तो ये लाल किला स्थित जो हीरा महल है इसको किसने बनवाया था? जफर, बहादुर शाह जफर या इसी को बोला जाता है। ठीक है, लाल किला के मतलब करीब स्थित जो हीरा महल है उसको बहादुर शाह द्वितीय अर्थात बहादुर शाह जफर उसी को कहते थे, उसके द्वारा बनवाया गया था। और ये अंतिम मुगल सम्राट और इसका शासनकाल 1837 से लेकर 1857 तक चला। अगला क्वेश्चन है कि बताइएगा जो ये गोलकोंडा
गोलकुंडा के जो सुल्तान ने अंग्रेजों को मतलब सुनहरा फरमान जो है ये कब जारी किया था? गोलकुंडा के सुल्तान अंग्रेजों को सुनहरा गोलकुंडा के सुल्तान के द्वारा अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब दिया गया था? तो ये 1632 में दिया गया था। इसके अनुसार अंग्रेज जो है ना सुल्तान को 500 पैगोंडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के बंदरगाह पर स्वतंत्रता पूर्वक मतलब व्यापार कर सकते थे। 1632 में ये दिया गया था। बताइए था पलासी का युद्ध कब हुआ था? डेट सही तो बताना है। पलासी का जून है 23 जून। ठीक है 23 जून 1757। ठीक है पलासी का युद्ध आपको 23 जून 1757 को हुआ था। ये अंग्रेज सेनापति रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ था, जिसमें मतलब सिराजुद्दौला के जो सेनापति थे ये मीर जाफर, इसके धोखाधड़ी के कारण ये मतलब सिराजुद्दौला पराजित हो जाते हैं। बताइएगा तो ये पलासी जो है ये किस नदी के किनारे है? भागीरथी नदी के किनारे। ठीक है पलासी आपको भागीरथी नदी के किनारे है और ये किस राज्य में है? वर्तमान पश्चिम बंगाल में। ठीक है वर्तमान पश्चिम बंगाल के नादिया जिले का एक कस्बा है ये आपको पलासी। दूसरा युद्ध जैसे हो जाएगा 1757 के बाद दूसरा जो युद्ध हुआ था वेदरा का युद्ध, ये किसके मतलब कब हुआ था? 1759 में, मतलब 2 साल बाद हुआ था। 1759 में वेदरा का युद्ध हुआ था और ये अंग्रेज और डच के बीच हुआ था और इसी युद्ध में डच का अंतिम रूप से मतलब पतन हो गया था वेदरा के युद्ध में। और इसके बाद 1760 में बताएगा था वांडीवास का जो युद्ध हुआ था, ये 1760 में वांडीवास का युद्ध किसके बीच? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच हुआ था। ठीक है 1760 में जो वांडीवास का युद्ध लड़ा गया था ये अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच लड़ा गया था और इसमें अंग्रेजी सेना का नेतृत्व जो है सर आयर वुड के द्वारा किया गया था और इसी युद्ध में क्या हुआ था? फ्रांसीसी बुरी तरह पराजित हो गया था। और एक लास्ट बता दीजिएगा जो बक्सर का युद्ध, डेट सहित ये बताइएगा ये कब हुआ था? बक्सर का युद्ध हुआ था आपको ठीक है 1764 में हुआ था। डेट हो जाएगा 22 अक्टूबर। बक्सर का युद्ध जो है 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। बताइए तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेज सेनापति कौन था? अंग्रेज सेनापति मुनरो नहीं था, ये हेक्टर मुनरो था। हाँ वही हेक्टर मुनरो एक मुनरो दूसरा हो जाएगा जो रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू किया था थॉमस। ये हेक्टर मुनरो। हाँ तो ये हेक्टर मुनरो हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हो जाएगा कि जैसे बताइएगा ये प्रथम कर्नाटक युद्ध जो हुआ था 1746 से 48 के बीच हुआ था, ये 1748 में किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ था? एला-सापेल की संधि। सही है प्रथम कर्नाटक युद्ध आपको एला-सापेल की संधि के द्वारा 1748 में समाप्त हुआ था। बताइएगा था दूसरा जो कर्नाटक युद्ध है ये किस संधि के द्वारा समाप्त हुआ? ये 1949 तक चला। 1749 से लेकर 54 तक चला। 49 से 54 तक। और ये किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? ये हुआ था आपको बता दें 1755 में पांडिचेरी के संधि के द्वारा समाप्त हुआ था। और तीसरा जो कर्नाटक युद्ध है ये पेरिस के संधि के तहत समाप्त हुआ था। ये 1754 से 63 के बीच में सप्तवर्षीय युद्ध इसी को बोला जाता है। मतलब अंग्रेज और फ्रांस के बीच जो 1700 ये मतलब 1700 आपको हो जाएगा 56 से 63 हो जाएगा 57 से 56 से 437 इधर हो जाएगा। और ये जो था पेरिस के संधि के तहत आपको समाप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व का जो सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटापेक्सी, ये किस देश में है? माउंट कोटापेक्सी। ठीक है ये इक्वाडोर में है। बताइएगा था विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है ना, ये कौन सा है नाम बताइएगा? ठीक है ओजस डेल सेलाडो है। और ये इंडीज पर्वतमाला में है और अर्जेंटीना और चिली देश की सीमा पर है ओजस डेल सेलाडो। बताइएगा तो विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी कौन सा है? एकांकागुआ। और ये भी आपको इंडीज पर्वतमाला पर ही है। बताया था महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? ठीक है महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत वेगनर ने दिया था। अब बताया था प्लेट विवर्तनिकी शब्द का प्रयोग जो है सबसे पहले जो है टूजो विल्सन के द्वारा किया गया था। किस वर्ष किया गया था? टूजो विल्सन एनसीईआरटी में ये
दिया हुआ था कि प्लेट विवर्तनिकी शब्द जो है इसका प्रयोग सबसे पहले टूजो विल्सन के द्वारा 1965 में किया गया था। अगर ये पूछेगा तो टूजो विल्सन 1965 में, लेकिन जब अगर ये क्वेश्चन बनता है इसका विस्तृत व्याख्या किसने किया था तो डब्ल्यू.जी. मॉर्गन किया था। प्लेट विवर्तनिकी का विस्तृत व्याख्या जो है आपको डब्ल्यू.जी. मॉर्गन के द्वारा किया गया था। बताएगा था चक्रवात में, बताएगा था केंद्र में दाब क्या होता है, ठीक है, और प्रति चक्रवात में केंद्र में उच्च दाब होता है, ठीक है। प्रति चक्रवात में आपको मतलब केंद्र में जो दाब होता है ये उच्च होता है। तो बताएगा था प्रति चक्रवात में मतलब उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा कैसा होगा, घड़ी के सुई के सापेक्ष होता है। प्रति चक्रवात है और उत्तरी गोलार्ध है तो इसमें दिशा जो होगा वो घड़ी के समान ही होगा, ठीक है, घड़ी के समान दिशा के अनुरूप होगा। अब एक से सब याद रख सकते हैं, जैसे देखिएगा एक बार, जैसे प्रति चक्रवात में क्या होता है केंद्र में दाब उच्च होता है, मतलब जैसे अगर किसी के पास अगर ऐसे जैसे याद रख सकते हैं किसी के पास ज्यादा पावर है तो सब कुछ क्या कहता है उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो पहले होता है उत्तरी गोलार्ध, फिर होता है दक्षिणी गोलार्ध। एक का याद रखिएगा, जैसे प्रति चक्रवात में केंद्र में दाब उच्च होता है तो उत्तरी गोलार्ध में पवन की दिशा जो होगी जो घड़ी के सुई के अनुरूप होगी, मतलब उसी के अकॉर्डिंग होगा। एक याद है तो जैसे सब और सब जो होगा मतलब इसी के अकॉर्डिंग निकल जाएगा। जैसे उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के अनुरूप है तो दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होगा, मतलब घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में होगा। अब जैसे देखिए इसका याद है, जैसे मतलब प्रति चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में मतलब जो पवन की जो दिशा होगी घड़ी के सुई के अनुरूप है, तो अगर चक्रवात में उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा इसके विपरीत होगा। और फिर जैसे इसमें आपको जैसे चक्रवात में मतलब उत्तरी गोलार्ध में मतलब जो पवन की जो दिशा होगी घड़ी के सुई के विपरीत निकल गया तो आपको जो है दक्षिणी गोलार्ध में अनुरूप हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं क्या। ये क्वेश्चन बीएसएससी के सीजीएल में हम लोगों से सेकंड शिफ्ट में पूछा था कि पवन की दिशा क्या होगी। बताएगा तो उज्बेकिस्तान की राजधानी मतलब बताएगा कहाँ, ताशकंद, ठीक है। उज्बेकिस्तान की राजधानी आपको ताशकंद हो जाएगा। और उज्बेकिस्तान का मुद्रा बताएगा सोम है, ठीक है, सोम या सोम कही, सोम भी उज्बेकिस्तान की मुद्रा है और एक और देश है किर्गिस्तान, उसका मुद्रा भी सोम है। और किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। बताइए कजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा नूर सुल्तान। इसका मुद्रा बता दीजिए कजाकिस्तान का, मुद्रा टेनिकी हो जाएगा, टेनिकी। कजाकिस्तान का राजधानी हो जाएगा नूर सुल्तान और मुद्रा हो जाएगा टेनिकी। कजाकिस्तान का टेनिकी हो जाएगा। और उज्बेकिस्तान का सोम या सोम कहिए, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन है कि बताइए किस उद्योग को विकास उद्योग की संज्ञा दी जाती है, विकास उद्योग ठीक है, मोटर वाहन उद्योग को मतलब विकास उद्योग की संज्ञा दी जाती है। बताइएगा देश का जो सर्वश्रेष्ठ प्राकृतिक बंदरगाह है वो कौन सा बंदरगाह है, विशाखापत्तनम, ठीक है, विशाखापत्तनम बंदरगाह है। और यह भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है और यह डॉल्फिन नोज पहाड़ी से संरक्षित है। बताइएगा 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाला 3 राज्य बताइएगा। सबसे ज्यादा केरल हो जाएगा, ठीक है, उसके बाद उसी के बगल में 1084 के बगल में तमिलनाडु हो जाएगा, 996 हो जाएगा और आंध्र प्रदेश का 993। मतलब सबसे पहले केरल है 1084, तब उसके बाद तमिलनाडु 996 और फिर आंध्र प्रदेश है 993। बताइएगा न्यूनतम लिंगानुपात वाला 3 राज्य बताइएगा। हाँ, ये सबसे पहले आपका हरियाणा हो जाएगा 879। उसके बाद जम्मू कश्मीर उस टाइम में था लेकिन अभी तो उसको केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया। जम्मू कश्मीर का 889 था, तो उसको अब छोड़ दीजिए। तो उसके बाद दूसरे नंबर पर अभी राज्य में अगर बात करें तो हो जाएगा सिक्किम हो जाएगा 890। तीसरा हो जाएगा पंजाब 895 है। सबसे कम हो जाएगा हरियाणा का, उसके बाद हो जाएगा सिक्किम का और तीसरा हो जाएगा पंजाब का। बताया गया अगला क्वेश्चन है कि नीति निर्देशक तत्वों के संबंध में राज्य की जो परिभाषा है ये किस अनुच्छेद में दिया गया है, 36 अनुच्छेद, ठीक है, अनुच्छेद 36 में दिया गया है। बताया गया निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान जो है ये किस अनुच्छेद में है, निःशुल्क विधिक सहायता। तो कोई भी कानूनी सहायता जो है ना ये आपको निःशुल्क मिल सकता है, ये कौन सा अनुच्छेद इसका प्रावधान है, 39 का क है।
बताएगा था धन का समान वितरण जो है ये किस अनुच्छेद में? 39 के 3 में गौ में। ठीक है, 39 के 3 कहिए, गौ कहिए। बताएगा था पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए जो समान वेतन देने का प्रावधान करता है, ये कौन सा अनुच्छेद है? 39 का 4 है। 39 का 4, 39 का ख बोल सकते हैं, ठीक है ना। ये पुरुष एवं स्त्री दोनों को समान कार्य के लिए समान वेतन देने का प्रावधान है। 39 का 4 कहिए, 39 का ख कहिए। बताइए ग्राम पंचायतों का जो संगठन है ये किस अनुच्छेद में है? 40 में। ठीक है, ये 40 में है। अगला है कि कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का जो अधिकार है ये किस अनुच्छेद में है? कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, ये आपको अनुच्छेद 41 में हो जाएगा। बताइएगा तो ये अगला क्वेश्चन है कि जो कृषि और पशुपालन का जो संगठन है ये किस अनुच्छेद में है? कृषि और पशुपालन 48 में है। सही है, कृषि और पशुपालन का संगठन आपको अनुच्छेद 48 में है। अगला क्वेश्चन है कि पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य एवं वन्य जीवों की जो रक्षा है ये किस अनुच्छेद में है? ये 48 का क में। बताइएगा राष्ट्रीय महत्व के स्थानों, स्मारकों और वस्तुओं का संरक्षण ये किस अनुच्छेद में? 49 में है। ये आपको अनुच्छेद 49 में है। बताया गया था कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण किस अनुच्छेद में है? ये 50 में है। ठीक है, ये 50-50 हो जाएगा, मतलब बांट रहा है, पृथक्करण है तो 50-50 50 में है। बताया गया था अंतर्राष्ट्रीय शांति और जो सुरक्षा की अभिवृद्धि है ये किस अनुच्छेद में है? अंतर्राष्ट्रीय ठीक, अनुच्छेद 51 में है। बताया गया था प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने का प्रावधान है ये किस अनुच्छेद में है? 51 का 350। प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना 350 का क हो जाएगा। बताया गया था हिंदी को प्रोत्साहन देना, ये 351 में है। अगला क्वेश्चन है कि बताएगा तो जो राज्य का नीति निर्देशक तत्व जो है ना, एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, ये किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद में। हाँ? ये मतलब अनुच्छेद में, मतलब ये किसका कथन है सो बताना। केटी शाह। ठीक है, ये केटी शाह का कथन है कि जो राज्य का जो नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा की जाएगी, यह कथन केटी शाह का है। चलिए आज इतना ही लेते हैं।